हमारे क्लासरूम में भी आपका स्वागत है। आज मैं फिर आ गई हूँ प्राचीन भारत का इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय का एक महत्वपूर्ण भाग लेकर, क्योंकि इस भाग के बिना वह अध्याय अधूरा रह जाएगा। तो वह कौन सा अध्याय है जिसका आज मैं भाग पढ़ाने आई हूँ? तो वह है मौर्य वंश या मौर्य काल या मौर्यकालीन सभ्यता, संस्कृति, कला, कुछ भी हम कह सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आज का जो विषय है हमारा वह मौर्य काल से संबंधित है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप लोग हमारे वीडियो को देखें, उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो जरूर दें। हमें प्रोत्साहित करने के लिए, हमें आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे विषय को लाने के लिए हम प्रेरित हों। ताकि तो आज हम शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को जो मौर्य काल से संबंधित है, और उसका जो भाग है वह हम क्या पढ़ेंगे? मौर्यकालीन साहित्य और कला। साहित्य और कला के बारे में हम जानेंगे। हमने मौर्य काल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत विषय पे हमने चर्चा की। मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, मौर्यों की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, हर व्यवस्था पर हमने गौर फरमाया। और आज हम लोग साहित्य और कला पर प्रकाश डालेंगे कि वहां की कला या साहित्य में की क्या विशेषता थी। तो हम शुरू करते हैं यह कहते हुए कि मौर्य काल की कला से पहले अगर हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता की कला ही हमारे सामने आती है। हड़प्पा सभ्यता और मौर्यकालीन सभ्यता के बीच की कला से संबंधित साक्ष्य या सबूत हमें वैसे नहीं मिलते हैं जैसे हड़प्पा सभ्यता में मिले थे या जैसे मौर्य काल में हमने पाया है। तो ये साहित्य और कला जिसके प्रमाण हमारे पास उपस्थित हैं और जिससे हम यह कह सकते हैं कि उस समय की कला, उस समय के साहित्य बहुत ही उत्कृष्ट थे, बहुत ही समृद्ध थे, और होंगे भी क्यों ना। जब मौर्य काल इतना समृद्ध था, इतना विशाल था, इतना विस्तृत, इतना सुव्यवस्थित, जहां किसी तरह की कोई कमी हम नहीं पाते हैं, हर क्षेत्र संपूर्ण था अपने आप में। तो ऐसे में कला भी अपने उच्च स्तर पे होगी, यह कहना गलत नहीं होगा। साहित्य की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी, यह कहने में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं साहित्य की। सबसे पहले साहित्य की बात करते हैं जो हमारी विद्वता का दर्शन कराता है, हमारी सोच का दर्शन कराता है, हमारे जो विचार हैं उसका दर्शन कराता है। तो साहित्य के मामले में हम देखें तो मौर्य काल में साहित्य ने बहुत अधिक उन्नति की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखी थी। और हम जानते हैं ये कौटिल्य कौन थे? चंद्रगुप्त के गुरु, उनके पुरोहित, उनके पक्के परामर्शदाता। उन्होंने जो पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, वह एक बहुत बड़ा सागर है जिसमें हर तरह की मोती हैं। उसमें सामाजिक क्रिया क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, उसमें राजनीतिक क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए, आर्थिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा ग्रंथ है या एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के हर पहलू पर विचार किया गया है, उस पर शोध किया गया है
और लिखा गया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। हम जानते हैं कि उस समय और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। बौद्ध काल हम देखते हैं कि इस समय चंद्रगुप्त और बिंदुसार के बाद जो है बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा प्रश्रय मिला, बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति हुई। तो बौद्ध धर्म से भी संबंधित जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसे भद्रबाहु ने लिखा, वह भी साहित्य, उच्च कोटि के साहित्य का एक नमूना है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुत सारे सूत्र ग्रंथों की रचना इसी काल में हुई। इसके बाद हम बात करते हैं एक नाटक, एक नाट्य, जिसका नाम है वासवदत्ता। इसकी रचना इसी काल में सुबंधु ने की थी। इसके अलावा हम देखते हैं भास, जो बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने भी एक से एक नाटक इस काल में लिखे। और इसके अलावे हम यह कह सकते हैं कि कात्यायन ने व्याकरण लिखा, और इस व्याकरण के आधार पर बहुत सारे व्याकरण लिखे गए। बाद में पाणिनि ने भी इसी को आधार बना करके व्याकरण की रचना की। और कथा वस्तु या उसे कथावत्थु भी कहा जाता है बौद्ध भाषा, पाली प्राकृत भाषा में। तो इसकी भी रचना इसी काल में हुई। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये कथावत्थु जो है या कथा वस्तु जो है, यह बौद्ध धर्म के लिए गीता के समान है। जिस तरह हिंदू धर्म में गीता का महत्व है, भगवत गीता का, उसी तरह बौद्ध धर्म में कथा वस्तु का महत्व है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में, मैं संक्षेप में ही बता रही हूँ क्योंकि मैं अगर बहुत ज्यादा बताने लगूं तो हमारे पास समय कम हो जाएंगे। तो मैंने मुख्य साहित्य जिसकी रचना हुई, जिसके रचनाकार महान थे, उनकी बात मैंने यहाँ पे की। इसके अलावा हम देखते हैं कि संगम साहित्य की रचना, जो तमिल साहित्य है, उसकी रचना भी इसी समय में हुई थी, इसी काल में हुई थी। तो ये संगम साहित्य भी अपने आप में एक संपूर्ण साहित्य है, और इसका भी जो विषय है बहुत विशद है। तो हम कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, नाट्य क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्याकरण का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इस काल में पूरी उन्नति हुई और यह क्षेत्र पूरा समृद्ध हुआ। अब हम बात करेंगे वहां की भाषा और लिपि की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ये है पॉइंट। भाषा, उस समय संस्कृत भाषा और पाली और प्राकृत भाषा, 2-3 भाषा थी, जिसमें हम यह कह सकते हैं कि संस्कृत जो है वो ब्राह्मणों की भाषा थी, विद्वानों की भाषा थी। वेद, पुराण, उपनिषद वगैरह वगैरह पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा का जानना अनिवार्य था। और वह बहुत ही विद्वान या बहुत ही क्लिष्ट भाषा को जानकार जो होते थे, उसके बस की बात थी संस्कृत। लेकिन पाली और प्राकृत जो भाषा थी, वह आम जनता की भाषा थी। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों की जो रचना हुई वह इन्हीं भाषाओं में हुई। अशोक ने जो बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, बहुत सारे प्रशस्ति पत्र बने, बहुत सारे प्रशस्ति में जो लेख लिखे गए, वो उसकी भाषा पाली और प्राकृत थी, जो एक जन भाषा के रूप में थी। तो ये तो हो गया भाषा। और इसके बाद हम क्या देखते हैं, लिपि, जो लिखने की कला होती है। हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो लिपि होता है। तो लिपि, उस समय 2 तरह की लिपि भारत में प्रचलित थी, एक ब्राह्मी और एक खरोष्ठी। ब्राह्मी लिपि पश्चिमोत्तर भारत को छोड़ के पूरे भारत में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था,
और खरोष्टी लिपि का प्रयोग पश्चिमोत्तर प्रांत में होता था, जो दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती थी। और यह अरबी के स्टाइल में ही, जैसे अरबी लिखी जाती है ना उल्टे ये में, वैसी खरोष्टी भी लिखी जाती थी। तो हम क्या कर सकते हैं इसके द्वारा? साहित्य के साथ भाषा और लिपि भी अपने चरम अवस्था में थी। कहने का कि सभी ये सब सारे क्षेत्र बहुत ही उत्कृष्ट अवस्था में थे, बहुत ऊंचे तक पहुंचे हुए थे, जिसमें हम किसी प्रकार की कमी नहीं देख सकते हैं। तो ये तो हो गया साहित्य। अब जब साहित्य, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, इतनी कहानियां लिखी जा रही है, इतने नाटक लिखे जा रहे हैं, इतने तरह की भाषा है, लिपि है, तो इसके लिए कोई शिक्षणालय की तो व्यवस्था होगी, कोई शिक्षालय होगा, विद्यालय होगा, या क्या व्यवस्था थी वहां की, उसी के आधार पर इसकी रचना हो सकती है। तो उस समय बहुत सारे शिक्षालय या शिक्षणालय या विद्यालय होते थे, जहां आचार्य, पुरोहित बहुत तरह के होते थे। ये गुरु पुरोहित बहुत तरह के होते थे, जो अपने क्षेत्र में के बच्चों को शिक्षा देते थे, और जो इनका विषय होता था वह हर क्षेत्र से संबंधित होता था। वेद, पुराण, उपनिषद के अलावा इनके पास अनेक तरह की शिल्प विद्या भी होती थी। इनके पास जो कहे मेडिकल साइंस का ज्ञान भी इन्हें होता था। इसके अलावा बहुत सारी कलाकारी होती है, उनका भी ज्ञान इनके पास होता था, और यह बच्चों को, अपने छात्रों को पूरी तरह से शिक्षा देकर एक संपूर्ण मानव बनाने में मदद करते थे, उनका चरित्र निर्माण करने में मदद करते थे। तभी ऐसी सभ्यता और ऐसी संस्कृति इतने दिनों तक चली, इतनी शांतिपूर्ण व्यवस्था, इतने सुव्यवस्थित राज्य का होना, यह बताता है कि वहां शिक्षा का बहुत अधिक महत्व था। यहां तक कि राज्य की तरफ से भी शिक्षकों को बहुत महत्व दिया गया था। ये जो शिक्षक थे, इन्हें राज्य की तरफ से क्या सहायता दी जाती थी? तो इन्हें बड़ी बड़ी भूमि दी जाती थी, जिन पर ये खेती करवाते थे, पशुपालन करते थे, करवाते थे, और इनसे अपनी आजीविका चलाते थे। इससे इन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होती थी। अपना जीवन, अपना संसार चलाने के लिए इनके पास पर्याप्त होता था, जो राज्य से मिलता था। तो इस तरह से हम देखते हैं। और इस तरह की भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, आचार्यों को दी जाती थी, उसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करेंगे उस समय के एक बहुत बड़े विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। हम सभी जानते हैं गुरु चाणक्य, कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त के पुरोहित थे, गुरु थे, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय के ही शिक्षक थे, आचार्य थे। प्रकांड पंडित थे, विद्वता इनमें कूट कूट कर भरी थी। तो ऐसे आचार्य तक्षशिला में और भी थे, बहुत सारे आचार्य थे। उस विश्वविद्यालय में देश से ही नहीं, विदेश से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, और यहाँ पर भी बहुत तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, जिसका एक बहुत बड़ा, उस पे अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो उस पे एक बहुत बड़ा व्याख्यान हो सकता है, जिसको हम शॉर्ट में कहा जा सकता है कि लगभग 500 छात्रों को एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता था। और जो शिक्षक होते थे वह बहुत ही योग्य होते थे, बहुत ही विद्वान होते थे, जिन्हें वेद, पुराण, सूत्र साहित्य से लेकर के व्याकरण के साथ साहित्य की जितनी विधाएं हैं, सभी से ये पूरी तरह से पारंगत होते थे। यही कारण है कि यूनान से, पर्सिया से, चीन से, श्रीलंका से, हर जगह से छात्र शिक्षा के लिए यहाँ आते थे। ये अलग बात है कि इसके लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े घराने के बच्चे यहाँ शिक्षा लेते थे।
या सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे शिक्षा लेते थे, ऐसी बात नहीं है। राजकुमार, राज परिवार के जो बच्चे होते थे वो तो शिक्षा लेते ही थे, जो ऊंचे जाति के लोग थे उनके बच्चे भी शिक्षा लेते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं कि क्षत्रिय या वैश्य के बच्चे वहां शिक्षा नहीं लेते थे, उनके लिए भी शिक्षा का यह द्वार खुला हुआ था। लेकिन नीच जो शूद्र जाति के लोग होते थे उन्हें उस समय इन विश्वविद्यालयों में शिक्षा से वंचित किया गया था, ऐसी बातें मिलती है, इसका प्रमाण मिलता है लिखा हुआ कि ऐसा होता था। ये उस समय की बात थी, उसके पीछे क्या कारण था ये किसी कभी अगले बार देखा जाएगा। तो इस तरह हमने देखा कि शिक्षा क्या थी, शिक्षा की व्यवस्था क्या थी, राज्य द्वारा शिक्षा को कितना प्रोत्साहन और सहायता मिली हुई थी, कितना संरक्षण प्राप्त था। अब हम बात करते हैं यहाँ की कला की। हमने देखा कि मौर्य साम्राज्य एक समृद्ध साम्राज्य था। यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी हम नहीं पाते हैं, हर क्षेत्र सर्वांग संपूर्ण था। कहीं आर्थिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, हर जगह संतुष्टि की झलक हमें मिलती है। जब इन जगहों पर संतुष्टि होगी तो उसका परिणाम क्या होगा कि लोग मन से भी संतुष्ट रहेंगे, और जब मन से संतुष्ट रहेंगे तो उनकी कला वो बाहर आएगी, उनमें जो क्रिएटिविटी है वह बाहर आएगी। वही चीज हम पाते हैं मौर्य काल में, यह देखने को मिलता है। ये जो हमने देखा साहित्य और इतने सारे उनके गुण, ये एक प्रकार की कला ही है, उनकी क्रिएटिविटी ही है। और अब हम जिस कला की बात कर रहे हैं इसमें स्थापत्य कला, शिल्प कला जैसे क्षेत्र आएंगे। तो इस काल में हम क्या देखते हैं कि पत्थरों का बहुत ही बारीकी से या बहुत ही कलात्मक दृष्टि से काम होता था। पत्थरों का काम, पत्थरों की इमारतें बनाई जाती थी, क्योंकि इसके पहले जो कुछ भी बना वह ईंटा या मिट्टी या लकड़ी के बने होते थे, जो बर्बाद हो गए बहुत जल्दी। क्योंकि मौर्य कला जो है वह पत्थरों से संबंधित थी, पत्थरों पे बहुत सारी काम किया गया था, तो उसके प्रमाण आज भी हमें भग्न रूप में ही सही लेकिन मिलते हैं। तो पत्थरों को, पाषाण को चमकाना, उसे पॉलिश करना और उससे तरह तरह का निर्माण करना, इसमें ये बहुत अधिक दक्ष थे। इसके अलावा हम देखते हैं मूर्तियां। ये मूर्तियां क्या है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्तंभ में यक्षिणी की मूर्ति होती थी, यानी कि महिला रूपी जो यक्षिणी कही जाती थी, और जो पुरुष रूपी जो व्यक्ति होते थे, जो जिनमें कुछ दिव्य गुण होता था, यक्ष कहे जाते थे, यक्षिणी, इनकी मूर्तियां मिली है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे पशु पक्षियों के जो पत्थरों से बनी मूर्ति है बहुत ही सजीव हैं। अद्वितीय कलाकारी जिसको हम कह सकते हैं वह इस समय थी, पत्थरों पे की जाने वाली। अब हम बात करते हैं पाटलिपुत्र नगर की। हमने पढ़ा था कि मेगास्थनीज ने भी पाटलिपुत्र नगर का बहुत विहंगम उसके दृश्य का वर्णन किया था कि पाटलिपुत्र ऐसा राज्य है, ऐसी राजधानी है जहां ऐसे राजमहल हैं, जहां ऐसी वहां बैठने की व्यवस्था है, जहां पे इतने खूबसूरत चबूतरे, खूबसूरत फव्वारे सब बने हुए हैं। ये सब कला के प्रतीक ही हैं। बहुत सारे ग्रीक इतिहासकारों ने भी मौर्य राजमहल या राजप्रासाद जो कहें हम, उसकी तुलना पर्सिया के राजमहल से की है ना, आश्चर्य की बात। इसके अलावा हम देखते हैं कि फाहियान जो मौर्य काल के बहुत बाद आया था,
भारत, उसने भी पाटलिपुत्र को देखा और पाटलिपुत्र की भव्यता और उसकी दिव्यता देखकर उसका वर्णन किया। कहने का अर्थ है कि एक राजधानी को किस तरह से सुंदर बनाया जा सकता है, इसकी कला में यहाँ के लोग प्रवीण थे। हम देखते हैं कि राजमहल के चारों तरफ प्राचीर बनी हुई होती थी जो लकड़ी की बनी होती थी। इसमें जगह जगह छेद बने हुए थे ताकि कभी धनुष चलाना हो तो उसके काम आए। इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे बुर्ज बने हुए थे, सैकड़ों की संख्या में बुर्ज बने हुए थे। ये बुर्ज जो थे यह उस राजधानी की रक्षा के लिए थे। इसके द्वार जो थे बड़े बड़े द्वार होते थे। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि इस राजधानी पाटलिपुत्र को चारों तरफ से एक गहरे खाई से, सुरक्षा की दृष्टि से गहरा खाई बनाया गया था और वह 45 फुट गहरा था और 600 फुट चौड़ा था। यानी सोच लीजिए वो कितना गहरा था। इससे पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसकी रक्षा भी होती थी और साथ ही गंदे पानी की निकासी का भी एक साधन था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहां के लोग स्थापत्य कला में बहुत आगे निकल गए थे। बहुत सारे स्तंभ के बने हुए जो राजमहल होते थे उसमें बहुत सारे स्तंभ होते थे। उन स्तंभों में बहुत बारीकी से बहुत ही सुंदरतम कलाई क्या कहें उसमें काम किया होता था। उस पे जो शिल्पकारी की जाती है वो की जाती थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी प्रमाण स्वरूप एक मौर्यकालीन एक अवशेष मिला है जो 100 खंभों का एक कमरा है। यह प्रमाण मिला है जो टूटे फूटे भग्नावस्था में है, लेकिन वो मिला है। वह हमें बता सकता है कि उस काल की जो कारीगरी है, कला है, वह कितनी उत्कृष्ट थी। जब हम कला की बात करें तो अशोक के स्तंभ का बहुत ही ज्यादा महत्व है। अशोक ने स्तंभ बनवाए थे, शिलालेख बनवाया, स्तंभ लेख बनवाया, गुहा लेख बनवाया। तो इन लेखों में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ये हम जानते हैं। लेकिन इन स्तंभ, इन गुहाएं, इन स्तूपों में हम कलाकारी का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अशोक ने जो स्तंभ बनवाए, अशोक ने जो ये स्तंभ बनवाए उसकी संख्या 30-40 के लगभग है। हर क्षेत्र में है, दिल्ली मेरठ तरफ है, इलाहाबाद में है, बिहार में है, दक्षिण भारत में है। कहने का मतलब देश के हर कोने में इस स्तंभ को लगाया गया। लेकिन ये स्तंभ जो हैं बहुत ही खास हैं। ये जो स्तंभ थे वो पत्थर के बने होते थे और एक ही पत्थर से ऊपर से नीचे उस पे कारीगरी की जाती थी। वो पत्थर इतने चमकीले होते थे, उसको पॉलिश करके इतना चमकीला बनाया जाता था, लगता था वह पत्थर के नहीं धातु के हैं। और इसी पत्थर को 3 भाग में, जैसे कि अगर हम बात करें, ये एक स्तंभ है, इसके 3 भाग होते थे, एक ये भाग फिर एक ये भाग। इसमें हम देखते थे कि स्तंभ के ऊपरी भाग में कमल, उल्टे स्टाइल में कमल बना होता था और उसके ऊपर एक पत्थर रखा होता था, उसके ऊपर किसी भी पशु पक्षी या चक्र की मूर्ति बनी हुई होती थी। तो ये सारा ऊपर से नीचे ये एक ही पत्थर का टुकड़ा होता था। और सोचिए कि कितनी अच्छी कलाकारी थी कि इसी के ऊपर में यहाँ पे कमल की तरह उल्टा हुआ कमल बना दिया गया, उसके ऊपर एक पत्थर रखा गया और उसके ऊपर पशु पक्षी, शेर, बाघ, साढ़, चक्र जो भी है उसे लगाया गया। ये अपने आप में अद्भुत था। डॉक्टर बाशम, डॉक्टर स्मिथ जैसे इतिहासकारों ने इसकी बहुत ही तारीफ की है।
और कहा है कि ऐसे स्तंभ की तुलना, ऐसे शिल्प कला की तुलना भारत में नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि विदेश में भी इसके बराबर की शिल्पकारी नहीं दिखाई देती। जिस तरह पशु पक्षियों पर का जो जीवंत कलाकारी उसमें दिखाया गया है वह अद्वितीय है, वैसा कुछ कोई दूसरा नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्तंभ होते थे ये काफी भारी भारी भी होते थे, 50-50 टन के होते थे, और इनको हर जगह ले जा करके लगाना, यह उसको ऐसा बनाया जाता था कि वो इतने मजबूत होते थे, इतने ऐसे होते थे कि इसको एक जगह से दूसरी जगह लगा के उसको स्थापित भी किया जाता था। कहने का मतलब कि कलाकारी भी थी, मजबूती भी थी, और उसमें जो वो सबसे खास बात कि उसकी पॉलिश जो उसे धातु की तरफ दिखाती थी, यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा हम बात करेंगे अशोक के स्तूप। उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनाए। अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, हम जानते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत अधिक संरक्षण दिया। उन्होंने बौद्धों के लिए बहुत सारे स्तूप बनाए, जो हम जानते हैं बौद्धों के लिए स्तूप उनके लिए पवित्र स्थान है, उनके लिए मंदिर है। तो इन स्तूपों को बनाया गया, बड़े बड़े स्तूप होते हैं। कहा जाता है अशोक ने 84,000 स्तूपों को बनाया। ये संख्या कुछ अधिक लगती है, लेकिन हाँ बहुत अधिक संख्या में ये स्तूप बने, और ये स्तूप जो है बहुत ही कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनार के बलुआ पत्थर से बहुत जगह के जो बने हैं वो उससे बने हुए हैं। इसके अलावा ऊपर में ये जो पत्थर से बने हुए हैं जिस पे बहुत अच्छी पॉलिश या बहुत अच्छी चमकदार कारीगरी की हुई है। इसके अंदर में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, कच्चे काम है, लेकिन ऊपर से बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया है। और हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि ये अर्धमंडलाकार होता था, स्तूप इस टाइप का होता था। जैसे कि हम किसी बॉल को काट के दो भाग में बांट दे तो इस स्टाइल में स्तूप होता था। ये स्तूप बड़े बड़े होते थे। ये जो यहाँ पे इसका व्यास होता था, इस जगह पे ये जो व्यास है, सांची का स्तूप जो बहुत बड़ा स्तूप था, उसका व्यास यहां से यहां तक 36.5 मीटर है। और इसकी ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई जो है इसकी हाइट, ये लगभग 23.25 मीटर है। कहने का मतलब कि यह बहुत बड़े बड़े स्तूप होते थे। इसके ऊपर में कुछ चक्र या कुछ अलग बना हुआ होता था, और ये लकड़ी के होते थे या पत्थर के ही बने हुए होते थे। इन स्तूप के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता था, यानी परिक्रमा करने के लिए चारों तरफ रास्ता बना हुआ होता था। बाद में इन रास्तों को भी किनारे से उसको ये कर दिया गया, घेर दिया गया। ये बात की बात समय में हुई। तो इस तरह बहुत सारे स्तूपों का निर्माण हुआ, जो अपने आप में एक उदाहरण है। सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, भरूच का स्तूप भी बहुत ही टूटे फूटे अवस्था में है, लेकिन फिर भी उसे हम देख सकते हैं कि किस तरह स्तूप बनाए जाते थे। श्रीलंका में एक स्तूप है अनिरुद्धपुर में, वो बहुत बड़े स्तूप थे। उसका व्यास जो था वह लगभग 100 मीटर था। नेपाल में भी बहुत सारे स्तूप पाए गए हैं जो अभी भी सही सलामत स्थिति में है। तो कहने का अर्थ यह है कि उस समय की टेक्नोलॉजी, स्थापत्य कला, कलाकारी सब कुछ चरम पर थी, तभी इतनी अच्छी कलाकारी का दर्शन हम पाते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी गुफाएं जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, बहुत सारे आजीवक संप्रदाय के जो थे वो भी, उनके लिए वो भी गुफाओं में रहते थे, गुहाओं में रहते थे। तो उनके लिए भी मौर्य काल में अशोक के परपोते दशरथ ने कुछ गुहाएं बनाई थी,
जो कला के दृष्टि से उच्च कोटि की है, जैसे कि बराबर की गुफाओं में, कर्ण की गुफाओं में, सुदामा की गुफाओं में, इन गुफाओं में इतने अच्छे रहने की व्यवस्था थी। इन पहाड़ों को तराश के इतना अच्छा बनाया गया था, ऐसा लगता था उसकी पॉलिश और उसकी बनावट जो है लगता था कि वह आईना माने शीशा से बना हुआ है, आईना की तरह वो चमकता था। तो इस तरह इन गुफाओं या गुहाओं का निर्माण हुआ जो अति सुंदर हुआ करते थे। दशरथ के अलावा संप्रति भी थे, उन्होंने भी कला के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में बहुत सारा काम किया। बहुत सारे विहार बने, बौद्ध विहार, बौद्ध भवन, जो बौद्ध से उस समय के भवन थे, तो वो सब भी बहुत ही कला की दृष्टि से उच्च कोटि के हम देख सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ में जहां महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में स्तंभ का जो निर्माण हुआ था वह अद्वितीय है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पत्थर पे बना हुआ था, बहुत ही सुंदर पॉलिश, चमकदार पॉलिश। इसके ऊपर यहाँ पे हम देखते हैं स्तंभ के ऊपर यहाँ पे उल्टे कमल बने हुए थे, और इसके ऊपर एक पत्थर है और इस पर चार सिंह की फोटो आप लोग देखे होंगे। जो अशोक चक्र में जो चार सिंह का फोटो रहता है, चारों तरफ से पीठ एक रहता है और नीचे में चक्र रहता है। उसके अलावा हम देखते हैं हाथी, सांड, घोड़ा और सिंह, इसका भी नीचे में उत्कीर्ण किया हुआ है चित्र। तो यह एक उदाहरण है। सर जॉन मार्शल ने भी इसकी बहुत अच्छा वर्णन किया इसका, कि यह कला की दृष्टि से एक अनुपम कृति है उस समय की। तो ये सारनाथ का स्तंभ के अलावा हम अक्सर वहां पाते हैं कि इन स्तंभ के ऊपर किसी न किसी पशु पक्षियों को बैठाया जाता था, चक्र को रखा जाता था। जैसे कि एक स्तंभ है, ये तो सारनाथ का स्तंभ तो हमने देखा कि चार शेर पीठ पीछे किए हुए खड़े हैं और नीचे में चक्र बना हुआ है। यह सारा कुछ जो है महात्मा बुद्ध के जीवन और उनके धर्म से संबंधित है। ये सारनाथ का स्तंभ और उसके ऊपर जो कृति है वह महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर उनकी ज्ञान प्राप्ति तक, उनके धर्म में जो भी सिद्धांत हैं, उन सबों की व्याख्या एक प्रकार से सारनाथ के स्तंभ में की गई है। इस पर भी मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ सारनाथ के स्तंभ के बाद लौरिया नंदनगढ़ का एक स्तंभ है, वह भी बहुत खास है कला की दृष्टि से। उसमें भी हम देखेंगे कि एक स्तंभ है बना हुआ, इसके ऊपर उल्टा कमल जैसा ये फूल बना हुआ है, इसके ऊपर एक पत्थर रखा हुआ है और इसके ऊपर सिंह का फोटो है, सिंह लायन का फोटो है। इसके बाद एक और स्तंभ है, वो रामपुरवा का स्तंभ है, उसके ऊपर सांड का मूर्ति बना हुआ है। तो ये सारे जो मूर्ति हैं पत्थरों के बने हुए हैं, बहुत ही सजीव हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि वह आज के बहुत ही दक्ष कलाकारों द्वारा बने हुए हैं, लेकिन वह मौर्य काल के हैं। तो इसी तरह और एक जगह है सनकिया, वहां पर भी एक स्तंभ मिले हैं, उसके ऊपर भी ऐसे ही एक पशु को हम देखते हैं, उसमें भी सिंह बैठे हुए, सिंह का है फोटो, मूर्ति बना हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कला की दृष्टि से उस क्षेत्र उस समय बहुत ही आगे रहा, कला की दृष्टि में वह समय काफी आगे रहा। लेकिन ये बात मानना पड़ेगा कि इस कला पर धर्म का प्रभाव था। ऐसे भी हमारे देश में कला पर धर्म का प्रभाव रहा है, इस समय भी कला पर धर्म का प्रभाव हम पाते हैं। लेकिन इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि इसके द्वारा लोगों ने, कलाकारों ने अपनी आत्म संतुष्टि पाई,
उनका उद्देश्य एक संतुष्टि पाना था, ना कि इस कला के द्वारा ब्रह्म को पाना था। इसके अलावा हम देखते हैं, कहा जाता है कि इस काल की कला जो थी उसमें पर्शिया की कला का प्रभाव था, यूनान की कला का प्रभाव था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसमें पर्शिया से, यूनान से राजनीतिक संबंध थे, व्यापारिक संबंध थे, आना जाना यहाँ वहां बना रहता था। तो कला का भी यहाँ से वहां आना या जाना वो स्वाभाविक था। तो कुछ ना कुछ असर था, लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस पर यूनानी या पर्शियन कला का प्रभाव था। वह ये जो कला थी इसमें भारतीयता का साक्षात दर्शन होता है। इसके अलावा बहुत सारे आलोचकों ने इस काल की कला के बारे में क्या कहा कि ये जो कला विकसित हुई इस काल में, यह राज्य के द्वारा जबरदस्ती करवाई गई या धर्म प्रचार के लिए कराई गई। ये कला धर्म प्रचार से संबंधित है या राज्य के द्वारा जबरदस्ती थोपा गया कला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कला इसी समय शुरू होती और इसी काल में खत्म नहीं हो जाती, ऐसा कहना है आलोचकों का। लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कला समय के अनुसार बदलती रहती है। इस काल में कला का उद्भव हुआ, बहुत दिन तक चला, समाप्त हुआ, फिर नए कला का जन्म होता है, जो स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। इस काल में भी जो कलाकार थे वह उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी, अपनी कलाकारी दिखाई। इसे किसी तरह के पूर्वाग्रह से या किसी तरह की भेदभाव से मिला देना इन कलाकारों के प्रति, इन कला के प्रति एक अन्याय है। तो इस तरह से हम आज मौर्य कालीन साहित्य और कला के बारे में हमने गहन अध्ययन किया बहुत कम समय में। तो आप इसे देखिए और इसका पूरा लाभ उठाइए।